नेक्स्ट हम देखते हैं कि पर्पज़ क्या है पुलिस और प्रोसीजर का। तो अगर ये होते हैं तो फिर हमें क्या बेनिफिट क्या हो सकता है, और अगर नहीं होते तो क्या नुकसान है। तो पर्पज़ जो है नंबर 1 तो है इंश्योर कन्फॉर्मेंस। कन्फॉर्मेंस होता है मुताबिकत, पैरवी करना, अकॉर्डिंगली काम करना। तो कन्फॉर्मेंस को इंश्योर करती है। अगर पुलिस और प्रोसीजर है तो इसका मतलब कि आपका जो भी काम हो रहा है, जो डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, प्रोसेस जो चल रहे हैं, वो अकॉर्डिंगली उस पॉलिसी के चल रहे हैं। अब यहाँ पे जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होता है वहाँ पे पॉलिसी प्रोसीजर वॉलंटरीली फॉलो किए जाते हैं। यानी अगर उसमें से कोई चीज़ स्किप हो जाती है तो इसको इतना सीरियसली नहीं लिया जाता। जैसे कहा कि एडिटर अगर पकड़ लेता है कि भाई इसमें कंपैरिजन तो है लेकिन इसके पीछे कोटेशन नहीं लगी हुई, तो ये ये करेक्टिव एक्शन होगा कि भाई इसको करेक्ट कर लें, इसको वापस कर दें प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को ये डॉक्यूमेंट, तो वो इसके पीछे जो इसकी कोटेशन है वो लगाए। यहाँ पे कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई सज़ा नहीं है, या कोई ये लीगल एक्शन नहीं है कि अगर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में कोई चीज़ गलत हो रही है, अनलेस के करप्शन नहीं हो रही हो, लेकिन अगर कोई डॉक्यूमेंट्री एरर है, कोई प्रोसेस का एरर है, तो ये सारा वॉलंटरीली प्रोसेस हो रहा होता है। तो एडिटर आपको बुलाएंगे, वो कहेंगे यार ये डॉक्यूमेंट्स गलत है, आप पेमेंट को आ रहे हैं तो आप पहले डॉक्यूमेंट्स को ठीक करके लाएं। तो ये सारा जो भी प्रोसेस होता है, जो प्रोक्योरमेंट वाले काम कर रहे होते हैं, वो इसको अगर प्रोसीजर और पॉलिसी को फॉलो नहीं करते तो इसके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं होता है। ये जस्ट वॉलंटरीली एक्शन है कि जी हमने पॉलिसी और प्रोसीजर को फॉलो किया है। और अगर पॉलिसी और प्रोसीजर हो तो ये उनके लिए आसानी होती है प्रोक्योरमेंट वालों के लिए कि जो भी प्रोसेस हो रहा है वो हमने अकॉर्डिंगली इसके किया है। नंबर 2 है प्रोटेक्ट फ्रॉम ब्राइबरी, नंबर 2 है इंश्योर कंप्लाइंस। अब कंप्लाइंस जो है ये लीगल एक्शन है। अगर आप कंप्लाइंस नहीं करते तो फिर आप प्रॉब्लम में जा सकते हैं। वो कंप्लाइंस बेशक डॉक्यूमेंट्स में एरर का ही क्यों हो, लेकिन ये उस जगह पे होगा जहाँ पे आपका कोई स्ट्रिक्ट ऑडिट हो रहा होगा। जैसे कि जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट होती है, जो गवर्नमेंट की एजेंसीज़ में प्रोक्योरमेंट होती है, या कोई फॉरेन फंडिंग है उसके ऊपर प्रोक्योरमेंट हो रही है, HEC की फंडिंग है उसके ऊपर प्रोक्योरमेंट हो रही है। तो जब किसी थर्ड पार्टी की फंडिंग के ऊपर प्रोक्योरमेंट हो रही होती है तो वहाँ पे फिर वो जो इंश्योर कन्फॉर्मेंस, जो इससे पिछला स्टेप था इंश्योर कन्फॉर्मेंस के हमने वॉलंटरीली काम किया है, हमने जो पॉलिसी प्रोसीजर है उसको वॉलंटरीली फॉलो किया है, उस पर कोई पनिशमेंट नहीं। लेकिन यही काम जब पब्लिक प्रोक्योरमेंट में होगा या किसी थर्ड पार्टी की फंडिंग के अगेंस्ट जो प्रोक्योरमेंट हो रही होती है, जिसका स्ट्रिक्ट ऑडिट होता है बाद में। जैसे मैं एक यूनिवर्सिटी में था तो वहाँ पे USAID की फंडिंग होती थी और उसका ऑडिट सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता था। फिर HEC की फंडिंग पे भी स्ट्रिक्ट ऑडिट होता था। तो ये जो इस तरह की प्रोक्योरमेंट होगी वो उसको हम कहेंगे कि यहाँ पे कंप्लायंस इंश्योर करना है। क्योंकि अगर कंप्लायंस लीगल एक्शन होता है कि आपको हर हाल में उसको ओबे करना है। कि एडिटर अगर आपसे आके पूछता है कि जी ये आपने जो ट्रांजैक्शन की है इसमें ये चीज़ें गायब हैं, ये नहीं लगी हुई, तो उस ट्रांजैक्शन को लीगली आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको उस पर पनिशमेंट हो सकती है, नौकरी जा सकती है, केस हो सकता है। जैसे कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में होता है कि जी आपने ये प्रोक्योरमेंट तो कर लिया लेकिन इसके पीछे आपने कुछ प्रोसेस नहीं किया, आपने बिडिंग को सही तरीके से नहीं किया, तो यहाँ पे कंप्लायंस होगा। तो यहाँ पर लीगल एक्शन भी हो सकता है। जबकि पब्लिक जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वहाँ पर वॉलंटरीली पॉलिसी और प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, और जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट होती है गवर्नमेंट की एजेंसी की होती है या थर्ड पार्टी की फंडिंग की, वहाँ पे इसको लीगल कंप्लायंस में, उस लीगल कंप्लायंस के नुक्ता नज़र से सारे पॉलिसी और प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है कि अगर हमने इसके अकॉर्डिंगली काम नहीं किया तो फिर हमें इसकी कोई सज़ा हो सकती है, या केस हो सकता है, या कोर्ट में ये जा सकता है। कोई वो जो FBR और इस तरह की FIA वगैरह, तो वहाँ पे जा सकता है। तो इस तरह से या तो कन्फॉर्मेंस इंश्योर होंगी या कंप्लायंस इंश्योर होंगी। ये डिपेंड करता है कि प्रोक्योरमेंट किस जगह पे हो रही है।
प्रोटेक्ट फ्रॉम ब्राइबरी और फ्रॉड। तो अगर पॉलिसी और प्रोसीजर है तो ये आपको किसी भी ज़ोर ज़बरदस्ती से बचा सकता है, किसी ब्राइबरी से बचा सकता है, किसी भी करप्शन से बचा सकता है, क्योंकि आप अपने वेंडर को भी कह सकते हैं, अगर वेंडर ज़बरदस्ती आपसे कुछ करवाना चाह रहा है, कुछ गिफ्ट दे के, कुछ ब्राइबरी दे के, तो भी आप उसको कह सकते हैं भाई ये हमारी पॉलिसी है, ये प्रोसीजर बने हुए हैं, हम इसको वो जो पास ऑन नहीं कर सकते, हम इसके ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, तो आप माफ़ करें, हमें हर हाल में पॉलिसी और प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली काम करना है, तो आप मेरी नौकरी के पीछे ना पड़े। तो यहाँ पे आपकी बचत हो सकती है। और अगर पॉलिसी और प्रोसीजर नहीं है तो वो वेंडर आपसे कुछ भी ज़ोर ज़बरदस्ती से करवा सकता है, कुछ ब्लैकमेल करके करवा सकता है कि यार कुछ नहीं होता, कौन पूछता है। जब यानी जहाँ पे नहीं प्रोसेस होगा तो इसका मतलब कि आपको नहीं याद रहा, आपने समझा कि यही ठीक है, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। तो प्रोटेक्ट फ्रॉम ब्राइबरी एंड फ्रॉड, ये बेनिफिट दोनों साइडों पे कि अगर पॉलिसी नहीं होगी तो आप पे इन्फ्लुएंस हो सकता है कुछ लोगों का, और अगर पॉलिसी है तो आप उसको दिखा सकते हैं कि नहीं सॉरी भाई, मैं ये पॉलिसी है, इसके अकॉर्डिंगली मैं करूँगा, इसके बगैर कुछ नहीं कर सकता। ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेक्शन है कि अगर पॉलिसी और प्रोसीजर होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्शन होगी, जैसे कि उसमें सब चीज़ें डिटेल से लिखी होंगी, जो परचेज़ ऑर्डर होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनकी माइनर कंडीशन को भी क्लियरली मेंशन किया जाता है। तो किसी भी डिस्प्यूट की सूरत में आप उसको लिटिगेशन में जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं कि जी ये हमने इस अपनी पॉलिसी और प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली ये ऑर्डर इशू किया था, लेकिन वेंडर इसको फॉलो नहीं कर सका। तो इस तरह से आपकी कंपनी की प्रोटेक्शन हो सकती है, साइड सेफ हो सकती है, क्योंकि आपकी वर्किंग लीगली करेक्ट वे में हो रही होती है। कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई, आपकी सप्लाईज बेहतर हो सकती हैं अगर आपके पास पॉलिसी और प्रोसीजर हैं, जैसे कि आप बैकअप के सप्लाई रख सकते हैं, जैसे आप कंटीजेंसी प्लान बना सकते हैं और सेकंड सोर्स के ऊपर काम कर सकते हैं। Another option has been considered and evaluate and continuity maintain, मतलब आप सेकंड ओपिनियन, सेकंड सोर्स, सेकंड सप्लायर, इस तरह की चीज़ें जो है जब पॉलिसी और प्रोसीजर होते हैं तो उस वक्त समझ आती हैं कि यार ये ऑप्शन भी अवेलेबल है, ये ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो हमें सिर्फ बस एक ही सोर्स के ऊपर नहीं बैठे रहना चाहिए कि अगर वो गायब हो जाए तो हमारे पीछे सब प्रोडक्शन बंद हो जाए या प्रॉब्लम आ जाए, सप्लाई में प्रॉब्लम आए तो पीछे सब चीज़ें बंद हो जाएं। तो उनसे बचने के लिए आप कुछ कंटीजेंसी प्लान, कुछ बैकअप के ऊपर, कुछ चीज़ों के ऊपर भी काम कर रहे होते हैं, और इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, आपके प्रोसीजर में लिखा होता है कि भाई ये आइटम क्रिटिकल हैं और इनके लिए आप 2 सप्लायर एट ए टाइम रखें, एक माह उससे लें, एक माह उससे लें, या आधी सप्लाई उससे लें, आधी उससे लें। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो जब इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो तो आपको फिर एक्सपीरियंस से गुजरने के बाद समझने की ज़रूरत नहीं होती, आप उसको साथ साथ ही अप्लाई करते रहते हैं और चलाते रहते हैं। तो इससे आपकी जो कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाईज़ है वो बेहतर होगी। मैं एक फूड इंडस्ट्री में था तो वहाँ पे ये शायद 2005, 6, 7 किसी टाइम की बात होगी। तो उस वक्त कुछ जंग का ख़तरा था कि शायद जंग स्टार्ट हो जाए। तो वो जो ऑनर थे उन्होंने, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था वो किसी लाहौर से किसी दूसरी जगह पर था, तो उन्होंने उसी दौरान जब ये जंग की कुछ न्यूज़ चल रही थी और काफ़ी सीरियस था सिचुएशन, तो उन्होंने बिल्कुल लाहौर के अंदर पूरा एक सेटअप जो है वो एमरजेंसी तैयार करवाया कि जहाँ पर प्रोडक्शन स्टॉप ना हो। अगर जंग की वजह से वो प्लांट जहाँ पे खदशा था कि यहाँ से ज़्यादा अफेक्ट हो सकता है, तो अगर वो बंद होता है तो हमारे पास एक बैकअप में सेकंड ऑप्शन हो कि हम अपनी जो रिक्वायरमेंट है अगर पूरी फुलफिल नहीं कर सकते तो कम से कम स्टॉप पे भी ना जाएं, तो हम कुछ उसको कंटिन्यू रखें। तो इस तरह की किसी रिस्क को मिटिगेट करने के लिए प्रोसेस आप पहले से प्लान रखते हैं।
और ये उसी वक्त होता है जब चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हों। नॉन डॉक्यूमेंट जगहों पे इस तरह की एफर्ट्स बिल्कुल नहीं होती, बल्कि जब प्रॉब्लम आती है तो फिर बड़े बड़े सीनियर लोग भी हाथ खड़े कर जाते हैं कि सॉरी सर, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं, सॉरी सर, हमें तो पता ही नहीं था कि ये भी हो सकता है, हमें तो ऐसे ऐसे। तो वहाँ पे बहुत सारे लेम एक्सक्यूज़ होते हैं। लेकिन अगर चीज़ें रिटर्न हों तो फिर इस तरह की चीज़ें नहीं होती। फिर पता होता है कि भाई जब ये प्रोसीजर में लिखा हुआ था कि इस एमरजेंसी के लिए ये ऑप्शन आपने अडॉप्ट करनी है, तो आपने क्यों नहीं की। तो ये उसी वक्त होगा जब आपके पास पॉलिसी और प्रोसीजर्स होंगे। प्रमोट एफिशिएंसी। लेकिन जब रिटर्न चीज़ें होती हैं तो एरर कम होते हैं, तो इसका मतलब एरर कम होते हैं तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अगर रिटर्न चीज़ें नहीं हैं तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, और जब प्रॉब्लम होगी तो फिर वही लेम एक्सक्यूज़ के सॉरी जी ये पता नहीं था। तो जब रिटर्न होगा तो फिर एरर नहीं होंगे, क्योंकि फिर आप जो रिटर्न अवेलेबल है आप उसको देखते हुए काम कर रहे होते हैं कि भी इस प्रोसीजर को इस तरह से करना है जो लिखा हुआ है, तो फिर आप उसी को फॉलो करते हुए उसको करते हैं। तो जब उसको फॉलो करते हुए करेंगे तो इट मीन्स कि एरर कम आएंगे। एरर कम आएंगे तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई, और अगर एरर आएंगे तो आपको डबल काम करना पड़ेगा और ज़्यादा देर तक काम करना पड़ेगा, तो इसका मतलब एफिशिएंसी ज़ीरो है। तो जब प्रोसीजर और पॉलिसीज होंगी तो आपकी एफिशिएंसी बेहतर होगी। प्रमोट एथिकल बिहेवियर। जब पॉलिसी और प्रोसीजर होते हैं तो एथिकल बिहेवियर ज़्यादा बेहतर होता है। अगर पॉलिसी और प्रोसीजर नहीं है तो वहाँ पे फ्रॉड और करप्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और दूसरा, जब पॉलिसी और प्रोसीजर होते हैं तो वहाँ पे जो कंप्लेंट है उसको क्विकली अटेंड किया जाता है और फिर उसके ऊपर एक्शन भी होता है, उसके लिए कुछ हल भी निकाला जाता है। और कंप्लेंट दोनों साइडों से हो सकती है, वेंडर की साइड से भी, सप्लायर की साइड से भी हो सकती है, और प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट की साइड से भी हो सकती है। प्रोक्योरमेंट वाले भी मैनेजमेंट को कंप्लेंट कर सकते हैं कि जी हमें इस तरह से इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, या इस तरह से ब्राइबरी दी जा रही है, या इस तरह से तंग किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है। और वेंडर भी कह सकता है कि जनाब मेरे साथ ये ज़्यादती हो रही है, मैं इतने टाइम से इनको सप्लाई कर रहा हूँ और इन्होंने मुझे नेक्स्ट वेंडर चेंज किया लेकिन मुझे बताना गवारा नहीं किया। तो ये भी उसके एथिकल बिहेवियर में आता है कि भाई अगर आप किसी को एक रेगुलर सप्लाईज उससे ले रहे हो तो उसको इन्फॉर्म करो कि हमने नेक्स्ट आपसे नहीं लेना, तो ये भी उसके एथिकल बिहेवियर। तो ऐसी सिचुएशन में मैं जब एक बड़ी यूनिवर्सिटी में था तो वहाँ पर एक ग्रीवेंसेस कमेटी होती थी कि प्रोक्योरमेंट या प्रोक्योरमेंट के सप्लायर्स, वेंडर को जो भी कंप्लेंट हो वो उस ग्रीवेंसेस कमेटी को बता सकता है, लिख सकता है, कोई ईमेल कर दे, लेटर लिख दे। तो वो ग्रीवेंसेस कमेटी फिर उनको बुला लेती थी और उनको सुनती थी, सुनने के बाद उसका हल निकालती थी और उसके नेक्स्ट उसको प्रोसीजर में डाल देती थी कि जो प्रोसीजर पॉलिसी बनी हुई थी फिर उसको आगे अमेंड कर दिया जाता था उस हिसाब से कि ये प्रॉब्लम भी आ सकती हैं और अगर ये आती हैं तो फिर आपने ये हल इसका निकालना है। तो बड़ी अच्छी जो बड़े साइज़ की कंपनी थी वहाँ पे ग्रीवेंसेस कमेटीज़ होती हैं जो प्रोक्योरमेंट और वेंडर्स के प्रॉब्लम को सुनने और उनको हल करने के लिए बैठी होती हैं। ये नहीं होता कि आप वेंडर को किसी भी तरह से ब्लैकमेल करें और वेंडर चुप करके घर चला जाए कि अच्छा ठीक है जी आप नहीं ऑर्डर देंगे तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, आप बादशाह हैं। तो इतना भी नहीं होता। प्रोक्योरमेंट वाले भी बादशाह नहीं होते, उनके ऊपर एक कुछ लोग होते हैं जो कि कंप्लेंट को सुनते हैं और ऐसे प्रोक्योरमेंट को जो प्रॉब्लम होती है वो भी उनको इन्फॉर्म कर सकती है कि जी ये अनएथिकल प्रैक्टिस हो रही है जो कि प्रोसीजर में नहीं लिखी हुई और प्रोसीजर ये बताता है जबकि वेंडर मुझे इस तरह से मजबूर कर रहा है, तो देखें मैं मतलब मुझे क्या आप गाइडेंस देते हैं या क्या प्रोटेक्शन देते हैं जिससे मैं इस ट्रांजैक्शन को उस तरह से कर सकूं जो कि कंपनी मुझसे रिक्वायर कर रही है। तो ये सब चीज़ें उसी वक्त होंगी जब आपके पास कुछ रिटर्न पॉलिसी और प्रोसीजर होंगे। नेक्स्ट है प्रोवाइड रेफरेंसेस। Policies and procedure can be used as a reference for procurement professional for validating processes. आपके जितने भी प्रोसेसेस हैं जब आप इनको वैलिडेट करते हैं किसी अपने प्रोसीजर और पॉलिसीज़ के साथ, तो ये आपके लिए एक लर्निंग होती है, स्किल्स है, नॉलेज है। अब मैं जिन जगहों पे काम करके आया हूँ तो मैं अपनी अभी
सेकंड जॉब में था तो वहाँ पे मुझे ये पॉलिसी और प्रोसीजर मिल गई। एक्चुअली उस वक्त ये 1995 की बात है। तो उस वक्त ISO 900 उस वक्त ISO 9001 जो है वो ISO 9000 होता था 9000। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में 90 के राउंड अबाउट ये इंट्रोड्यूस हुआ था और जो बड़ी कंपनी थी उनको बड़ा था कि इसमें हम सर्टिफिकेशन लेनी है। तो जब सर्टिफिकेशन ली तो उस वक्त जितने भी डिपार्टमेंट थे उन सब के लिए प्रोसीजर बने, पॉलिसीज़ बनी और जो डिपार्टमेंट में लीडिंग रोल होता था जिन लोगों का, फिर उनको उनमें एक्टिव पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलता था कि जी हमने ये आप आएँ और बताएं किस तरह से प्रोसीजर बनना है। फिर वो कंप्यूटराइज का टाइम भी वही था, उस वक्त कंपनियां कंप्यूटराइज हो रही थी तो कंप्यूटर सिस्टम बनाने के लिए भी फिर ज़रूरत पड़ती थी कि जी आएँ हमें अपने प्रोसेस बताएं किस तरह से आपका फ़्लो चलता है काम का, ताकि हम इसको कंप्यूटराइज करने का। तो उस वक्त जो फिर लर्निंग हुई पॉलिसी बनाने का, प्रोसीजर बनाने का, डॉक्यूमेंटेड करने का जो मौका मिला, तो अब वो उसके बाद मैंने जितने CVs भिजवाए अपने जॉब के लिए, नेक्स्ट जॉब्स के लिए, तो उनमें ये सारी स्किल्स अपनी मेंशन की कि जी मेरी ये स्किल्स भी हैं, अदर देन सिर्फ प्रोक्योरमेंट करना या इंपोर्ट करना ही नहीं। तो अब मैं आपके लिए पॉलिसी और प्रोसीजर भी बना सकता हूँ। तो जब आप इस तरह की जो अपनी स्किल्स हैं रेफरेंस देते हैं किसी नेक्स्ट जॉब के लिए, तो वो वहाँ पे आपके काम आएगा कि जी आपकी प्रेफरेंस होगी और आपको जॉब के लिए प्रेफर किया जाएगा। जैसे आजकल तो ये स्किल्स नहीं मेरा ख्याल इतनी कामयाब होंगी, लेकिन आजकल सर्टिफिकेशन की स्किल चल रही हैं कि अगर आप सर्टिफाइड हैं किसी इंटरनेशनल बॉडी से सप्लाई चेन में, प्रोक्योरमेंट में, लॉजिस्टिक में, वेयर हाउस मैनेजमेंट में, तो आपकी वैल्यू जो है वो दूसरे लोगों से बेहतर हो जाती है या प्रेफरेंस आपको दी जाती है। अच्छा, नेक्स्ट है assist audit process. When organizations are audited or apply for accreditation, policies and procedure may be referred to। जब भी इस तरह की कंपनी जहाँ पे पॉलिसी और प्रोसीजर होते हैं तो उनको जब उन्होंने किसी एक्रेडिशन के लिए अप्लाई करना होता है, किसी इंटरनेशनल लोन के लिए अप्लाई करना होता है, फंडिंग के लिए अप्लाई करना होता है, जब कोई और चीज़ ऐसी जहाँ पे कुछ डोनर एजेंसी इन्वॉल्व हो या कुछ थर्ड पार्टीज़ इन्वॉल्व हों, तो वहाँ पे फिर पॉलिसी और प्रोसीजर जो है वो काम आते हैं, क्योंकि वो कंपनीज या वो डोनर्स, वो फंडिंग एजेंसी जो होती हैं वो देखती हैं कि आपके पॉलिसी और प्रोसीजर क्या हैं। मैं एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में था, ये कोरियन कंपनी है, तो उन्होंने कोई 200-300 बसेस एट वंस इंपोर्ट करनी थी। तो अब इतनी बड़ी और एक बस की कीमत उस वक्त कोई 1.5 करोड़ रुपए के करीब थी। तो अब 1.5 करोड़ की एक अगर बस आ रही है कोरिया से, तो आप समझ लें कि 200 बसेस के लिए कितनी अमाउंट बनेगी। तो इतनी हैवी अमाउंट को कंपनी खुद फाइनेंस नहीं करती, उसके लिए एक इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसी थी जिसने उसके ऊपर फंडिंग करनी थी। तो अब जब उस कंपनी ने फंडिंग करनी थी तो पहले कुछ 6 माह वो उस कंपनी में आके जिसने फंडिंग लेनी थी, यानी बस कंपनी, तो वहाँ पे वो सारे उनके प्रोसेस देखे उनकी, क्योंकि उसने फंडिंग करनी थी, तो वो अब उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वैल्यूज़ क्या है, उसकी कंपनी कितनी डॉक्यूमेंटेड है, वो क्या शो कर रहे हैं, ये इन सब चीज़ों का ऑडिट होना था। तो वहाँ पे बहुत सारे फ्लॉ थे, पता चला कि जी ये भी कमी है, ये भी कमी है, जैसे कि जैसे HSC के डिपार्टमेंट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जबकि इसकी ज़रूरत है। तो एक HSC का डिपार्टमेंट बनाया गया, उसमें हायरिंग की गई, फिर उन लोगों को ट्रेनिंग दी गई। फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए थे बसों में, लेकिन उनको चलाने नहीं आते थे, उनको वो ट्रेनिंग दी गई। कुछ और रिस्क रिलेटेड चीज़ें थी कि जैसे सीढ़ियों से चलते हुए स्लिप होने का ख़तरा है, तो वहाँ पे नॉन स्लिप टेपें लगाई गई। ऐसे और प्रोसीजर बनाए गए, पॉलिसी बनाई गई डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए, प्रोक्योरमेंट के लिए भी पॉलिसी मैनुअल बनाए गए। तो ये सब चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं इंटरनेशनल फंडिंग के लिए, या किसी भी बैंक से आप लोन लेते हैं कुछ इंपोर्ट करने के लिए, कोई प्लांट मशीनरी के लिए, तो वो
पहले कंपनी को आके देखते हैं कि ये कंपनी कितनी डॉक्यूमेंटेड है, इसके डॉक्यूमेंट्स क्या शो कर रहे हैं। सिंपली बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस